हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन पार्ट 2 बुक। याद रखिएगा, हम लोग कौन से बुक कवर करेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र यानी सेकंड बुक को हम लोग कवर करेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव प्रोवाइड करवा दिए जा चुके हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे और काफ़ी VVI प्रश्न है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न, आपके सेंटअप एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो बहुत दिनों के बाद लाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। तो मैं अब आपको जल्द ही जल्द सारे वीडियो आपको दिए जाएंगे। याद रखिएगा, जल्द ही आपको सारे वीडियो करवा दिए जाएंगे, सारे चैप्टर आपको समाप्त करवा दिए जाएंगे, जल्द ही आपको समाप्त हो जाएगा। तो आते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आज का, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार आय का चक्रीय प्रवाह घरेलू फर्मों, याद रखिएगा, किसने कहा था कि जो आय का जो चक्रीय प्रवाह है वो घरेलू फर्मों और घरेलू परिवारों के बीच के भुगतान और प्राप्तियों को दर्शाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लिप्से ने। किसने कहा था ये? तो लिप्से ने कहा था। याद रखिएगा, राइटर के नाम आपके पूछा गया है और ये सेंटअप एग्जाम में भी आपने देखा होगा, इस तरह के प्रश्न आपको पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा चक्रीय प्रवाह के प्रकार है? तो चक्रीय प्रवाह के प्रकार आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है वास्तविक प्रवाह, बिल्कुल सही दिया गया, और मौद्रिक प्रवाह ये भी सही दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, वास्तविक प्रवाह को वस्तु और सेवा का प्रवाह भी कहा जाता है और मौद्रिक प्रवाह को हम लोग मुद्रा का प्रवाह भी कहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, इसका क्या तात्पर्य है? यानी अर्थव्यवस्था यानी बंद अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं? क्या हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था में? क्या सही जवाब हो जाएगा? बच्चे कमेंट में क्या जवाब दे सकते हैं? सभी को लग रहा है सर ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था में होती क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे आयात और निर्यात दोनों क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। आयात और निर्यात क्या हो जाते हैं? बंद में न कोई वस्तु हम दूसरे देश भेज सकते हैं और नहीं दूसरे देश से अपने यहाँ वस्तु मंगवा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आय का चक्रीय प्रवाह के 4 मॉडल, यानी यहाँ पे 4 क्षेत्रीय मॉडल आपके सेंटअप एग्जाम में भी 3 क्षेत्रीय मॉडल से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे है 4 क्षेत्रीय मॉडल। कौन कौन से हो सकता है? आपके फाइनल एग्जाम में 4 क्षेत्रीय मॉडल पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन होगा? तो घरेलू क्षेत्र, जिसको हम लोग परिवार के से भी संबोधित कर सकते हैं, उत्पाद क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। याद रखिएगा, ये चारों जो है वो 4 क्षेत्रीय मॉडल है। याद रखिएगा, ए और बी को हम लोग द्वितीय मॉडल क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, घरेलू क्षेत्र और उत्पाद क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र मॉडल भी कहते हैं, यानी द्वितीय यानी सेकेंड क्षेत्रीय मॉडल भी कह सकते हैं। और ए बी सी को अगर ये तीनों मिल जाएगा तो तृतीय मॉडल क्षेत्र कहलाएगा। और ये चारों जब मिल गया तो 4 क्षेत्रीय मॉडल हो गया। तो याद रखिएगा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, चारों क्षेत्रीय मॉडल को हमें याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे किसी के भी नाम पूछ सकते हैं। 2 पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? अगर 2 क्षेत्रीय मॉडल का नाम पूछेगा तो घरेलू क्षेत्र और उत्पाद क्षेत्र नाम दीजिएगा। 3 का पूछेगा तो घरेलू हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा और सरकारी हो जाएगा। और 4 का पूछेगा तो घरेलू क्षेत्र भी हो जाएगा, उत्पाद क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र, ये चारों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किस क्षेत्रीय मॉडल को प्रदर्शित करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंद अर्थव्यवस्था जो है वो किस क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 2 क्षेत्रीय मॉडल के अंतर्गत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, खुली अर्थव्यवस्था। बताया क्या जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खुली अर्थव्यवस्था किस क्षेत्रीय मॉडल को संबोधित करता है या किसके अंतर्गत आता है? क्या सही जवाब हो जाएगा 6 का? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 क्षेत्रीय मॉडल को बताता है। याद रखिएगा, खुली अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? वस्तु का आयात और निर्यात दोनों होता है। याद रखिए, खुली अर्थव्यवस्था में वस्तु का आयात और निर्यात दोनों होता है और बंद में उस चीज को रोक दिया जाता है, आयात और निर्यात को रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो रिसाव का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिसाव का जो होता है किसमें? 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो रिसाव का मुख्य स्रोत होता है वो बचत और कर होता है। याद रखिएगा, सेविंग और टैक्सेज होता है। याद रखिएगा, प्रवाह में खर्च नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, रिसाव में जो होता है प्रवाह में खर्च नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में रिसाव का मुख्य स्रोत है। चार क्षेत्रीय में अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर में हमने पढ़ा था 3, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 4। जितने भी प्रश्न हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न है और काफ़ी बीबीआई हैं। सेंटअप एग्जाम इस तरह के प्रश्न देखने को आए और इसी बेसिक्स पे आपको फाइनल में भी एग्जाम देखने को मिलेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेविंग, टैक्स और आयात। आयात यानी इनकम हो जाएगा, बचत यानी सेविंग हो जाएगा और कर यानी टैक्सेज हो जाएगा। तो देखिएगा चार क्षेत्रीय मॉडल में ये 3 आ जाएंगे और 3 क्षेत्रीय मॉडल में 2 आ जाएंगे, बचत और कर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में अंतःक्षेपण का मुख्य स्रोत है। ये भी प्रश्न देखने को मिला है इस तरह का प्रश्न, अंतःक्षेपण का मुख्य स्रोत क्या है। तो अंतःक्षेपण का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, व्यय यानी खर्च बोलते हैं, स्पेंड बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में ऊपर 3 पढ़े थे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, 3 पढ़ा और यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 पूछा जा रहा है। तो 4 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। निवेश तो होगा, सरकारी व्यय साथ में साथ क्या आ जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो निर्यात इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं परिदान की जाती है। याद रखिएगा परिवार के जो फर्म होते हैं, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं दी जाती है। याद रखिएगा क्या सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये चारों उनको दिए जाते हैं सेवाएं, किसमें, परिवार फर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्तें निम्नलिखित से, यानी चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय प्रवाह होता है उसके संतुलन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो क्या सही जवाब हो जाएगा 12 का, तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, CIG और X-M। अब इन सभी का मीनिंग बता देते हैं। सी का मतलब होता है कंज्यूमर, ऊपर दिया गया है, याद रखिएगा सी मतलब कंज्यूमर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, जी मतलब गवर्नमेंट स्पेंड होता है जो कि ऊपर दिया गया था, और एक्स का मतलब इंपोर्ट और एम का मतलब एक्सपोर्ट होता है। तो एग्जाम में इसी फॉर्म में दिया गया था, C+I C+I+G। तो आपको यहाँ पे सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए कि सी का मतलब क्या, जो बच्चे अच्छी से नहीं पढ़ाई के लिए वो यहाँ पे समझ लेंगे। सी का मतलब कंज्यूमर, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंड, एक्स का मतलब इंपोर्ट और एम का मतलब एक्सपोर्ट होता है। याद रखिएगा। तो ये चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रभाव के संतुलन के शर्तें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि शर्तें पूछी जाएगी एग्जाम में, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय मॉडल की संतुलन की शर्तें हैं। अब यहाँ पे क्षेत्रीय मॉडल की संतुलन की शर्तें बताई गई है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऊपर में हमने पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सभी जो हैं वो हैं, यानी C+S, ये जितने भी ये है फॉर्मूला दिया गया है। सी ऊपर बताया गया है, सी मतलब कंज्यूमर, एस मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, आई का मतलब क्या हो जाएगा, तो आई का मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है, टी का मतलब टैक्सेज हो जाएगा, जी मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा, एक्स का मतलब इंपोर्ट बताया गया, एम का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बताया गया है। तो ये सारे चीज आपको बता दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है क्षेत्रीय मॉडल के संतुलन की शर्तें हैं। तो ये सब शर्तें अगर आपसे एग्जाम में शर्तें पूछे जाएगा तो ये सब शर्तें आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी। निम्न में कौन प्रवाह नहीं है, किसका प्रवाह नहीं होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन प्रवाह नहीं है। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो पूंजी का प्रवाह नहीं होता है, पूंजी का प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ABC लिखना शायद हम भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है, तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय आय के मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है। राष्ट्रीय आय का मापन आप कैसे करेंगे, उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, या इनमें से सभी। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो तीनों माध्यम से हम लोग करते हैं राष्ट्रीय आय का मापन, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है। VBI प्रश्न है और इसको आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या कर सकते हैं, तो कुल घरेलू आय कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कुल घरेलू आय किसे कहा जाता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को बाजार मूल्य को, सेवाओं के बाजार मूल्य को हम लोग कुल घरेलू आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, NNP और MP मतलब क्या। यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे जानना है कि NNP मतलब क्या होता है, तो नेट
नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे यानी बाजार कीमत पे एनएनपी क्या होता है, क्या हो जाएगा? तो एनएनपी जो हो जाएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीएनपी एमपी माइनस घिसावट हो जाएगा। याद रखिएगा, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एमपी का मतलब भी बता दिए, एमपी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस हो जाएगा। याद रखिएगा, तो आपसे एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकता है, एनएनपी और एमपी का क्या फॉर्मूला हो सकता है? तो जीएनपी माइनस घिसावट हो सकता है। याद रखिएगा, काफी बीबीआई है। नेक्स्ट है एनडीपी क्या होता है? एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऊपर घिसावट का मतलब भी मूल्यह्रास ही होता है। याद रखिएगा, कहीं कहीं मूल्यह्रास देगा, कहीं कहीं घिसावट दे देगा, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। जीडीपी सभी को पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, होता है, और एमपी मतलब किस पे? मार्केट प्राइस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है जीडीपी एफसी। एफसी का मतलब क्या होता है? एफसी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट। एफसी का मतलब क्या होता है? फिक्स कॉस्ट। तो जीडीपी बराबर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एनडीपी प्लस घिसावट हो जाएगा, या मूल्यह्रास बोल सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे दिए गए इस तरह के ये फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर है एनडीपी। फिर भी है, याद रखिएगा, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आपको देखे, इसीलिए यहाँ पे लाया गया। एनडीपी बराबर क्या हो सकता है? क्या सही जवाब हो जाएगा 21 का? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एनडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, ये होता है। तो एनडीपी मतलब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है? क्या सही जवाब हो जाएगा 22 का? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल्यह्रास। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? मूल्यह्रास हो जाएगा। अस्थाई पूंजी के उपभोग को हम लोग मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को कहा जाता है। साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? क्या सही जवाब हो जाए? उसे हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहा जाता है। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? तो साधन लागत पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र में आता है? यहाँ पे बताना है प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? मशीन, बीमा, मछली पालन या यातायात। सभी को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा 24 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मछली पालन, पशुपालन, कृषि, ये सभी क्या हो जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 है, शुद्ध मूल्य विधि बराबर होता है। शुद्ध मूल्य विधि बराबर क्या होता है? वीवीआई प्रश्न है, क्या सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग माइनस अस्थायी पूंजी का उपभोग और माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी उत्पादन मूल्य में से इन सभी को आपस में माइनस कर दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा? हम लोग शुद्ध मूल्य वृद्धि निकाल सकते हैं। यानी जितना हमने उत्पादन किया उसमें से मध्यवर्ती उपयोग यानी मध्यवर्ती जो लोग थे उसमें काम किए उसको हटा देंगे, जो हमारी अस्थायी पूंजी थी उसको भी हटा देंगे, और जो हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो था, टैक्सेज भी थे वो भी हटा देंगे। जो कीमत बचेगी, जो पैसा बचेगा, उसी को हम लोग शुद्ध मूल्य वृद्धि कर सकते हैं। तो ये हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे। धन्यवाद।